जय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में साइंस की टॉपिक बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, बायो और लोगस से। बायो और लोगस से मिलकर बना होता है ये। लोगस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, और बायो का अर्थ होता है जीवन। जीवन के विषय में हम जिसमें अध्ययन करते हैं वो होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है, जियोलॉजी और बॉटनी। पहले जो है जियोलॉजी नहीं हुआ करता था और ना ही बॉटनी हुआ करता था, केवल बायोलॉजी हुआ करता था और इसमें सभी जीवों का अध्ययन इसी में किया जाता था। और इसके जनक जो है वो अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक है वो है अरस्तु। अब जियोलॉजी की बात करेंगे और बॉटनी की। बॉटनी के जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस है और जियोलॉजी के जो पिता है वो है अरस्तु। आपने देखा कि दोनों जो चीजें हैं, बायोलॉजी की भी जनक अरस्तु है और जियोलॉजी के भी जनक अरस्तु है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले जो है जीव जंतुओं का अध्ययन जो है वो बस, पहले तो किसी डिवाइडेशन नहीं था बायोलॉजी में। तो पहले जो है अगर किसी जीव जंतुओं का अध्ययन अगर किया जाता था तो बायोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता था। और उस समय जो है बायोलॉजी के अंतर्गत अरस्तु ने अपने 500 जीव जंतुओं पर अध्ययन किया हुआ था और उस अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने पूरा बायोलॉजी तैयार किया हुआ था। तो जब बाद में जब इसका डिवाइडेशन हुआ बायोलॉजी का, तो अरस्तु इसमें जियोलॉजी में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जियोलॉजी में भी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में इसमें वनस्पति विज्ञान, इसमें जो है पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी क्या है कि जिसमें उन चीजों का अध्ययन किया है तो जो मोशन होता है जिसमें, जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता हूँ, तो जस्ट लाइक एनिमल आप कह सकते हैं कि एनिमल, जितने भी एनिमल है और मनुष्य भी एनिमल है, तो पूरे एनिमल का जो अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में किया जाता है। तो अरस्तु ने पहली बार क्या किया था कि 500 जीव जंतु पर अध्ययन करके और उसे बायोलॉजी के अंतर्गत रखा हुआ था, जिसकी अरस्तु की एक पुस्तक थी जंतु इतिहास। और जब इनमें जब डिवाइडेशन हो गया, बायोलॉजी का जब डिवाइडेशन हो गया बॉटनी और जियोलॉजी में, तो जियोलॉजी के अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। तो अरस्तु इसके जनक हो गए और यहाँ थियोफ्रेस्टस इसके जनक है। आज मैं बेसिकली बात करूंगा जियोलॉजी की। जियोलॉजी में बात करूंगा मैं कोशिका, क्योंकि पहले जो है यहाँ जियोलॉजी की जब शुरू करते हैं तो एक इकाई होती है कोशिका। ये एक मनुष्य में जब पूछा जाता है किसी से कि सबसे छोटी चीज क्या है, तो कई लोग बता देते हैं सेल, कोशिका। लेकिन ऐसा नहीं है। कोशिका मनुष्य में ये है कि एक रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे कोई क्लासरूम है, उसमें कुछ बच्चे होते हैं, तो जब कुछ बच्चे होंगे तो वो एक पूरा मतलब यूनिट होगा और ये एक यूनिट के जैसे काम करता है। हमारे शरीर में कोशिका एक यूनिट के जैसे काम करता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो है कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक के वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है मधुमक्खी के छत्ते को देखा। आपने देखा होगा छत्ता जो मधुमक्खी का होता है, ऐसे 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 करके होता है। तो वहां उन्होंने देखा लगभग 1665 ईस्वी में, 1665 में उन्होंने देखा रॉबर्ट हुक ने जब देखा मधुमक्खी के चित्र, तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि कोशिका का नाम दे दिया। वहीं पे रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि कोशिका का नाम दे दिया। लेकिन ये जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? तो जीवित कोशिका का अध्ययन जो ल्यूवेनहॉक ने किया। ल्यूवेनहॉक ने किया। इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती है वो जीवित भी होती है। तो अगर आप ये याद रखने का देखिए सबसे अच्छा तरीका है, हुक लास्ट में आ रहा है इनके और इसमें आ रहा है हार्ट, तो हुक और हार्ट आप करके इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखा आपने कि मृत कोशिकाओं का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया और किसके आधार पर किया? तो मधुमक्खी के छत्ते के आधार पर। और उसके बाद देखेंगे कि जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका का ल्यूवेनहॉक ने किया। अब आता है कि सिद्धांत किसने दिया कि कोशिकाएं रहती कैसे हैं, क्योंकि कई कोशिकाएं ऐसे हो जाएंगी, फिर कोशिकाएं ऐसे हो जाएंगी, कई कोशिकाएं ऐसे बन जाएंगी, कई कोशिकाएं, तो ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत दिया लगभग 1838 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि कोशिकाएं किस क्रम में होती हैं और इनकी संरचनाएं क्या होती हैं और ये कैसे कार्य करती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे बताता हूं। तो स्लाइडेन और स्वान ने ये बताया कि कोशिकाएं कार्य कैसे करती हैं। क्योंकि आपने देखा कि कोशिका जो है एक नियमित रूप में होती है। जैसे कोशिका पहले होती है, कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका के बाद क्या होती है? उत्तक होते हैं, उत्तक बनते हैं। जब कई कोशिकाएं मिलती हैं तो एक उत्तकों का निर्माण करते हैं। उत्तक क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और अंग क्या करते हैं? कि पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने दिया
और इन्होंने बताया कि कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्ण जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर जो है नवजीवित कोशिकाएं जन्म लेती हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताते चलता हूँ कि कोशिकाएं जो है वो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, जैसे मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे कोशिका होती है, जैसे कोई क्लासरूम है और उसमें कुछ बच्चे होते हैं, तो कोशिकाएं क्या है कि मतलब मनुष्य की या फिर छोटे से एक जंतु से लेकर और बड़े से एक हाथी में भी आप देखेंगे तो कोशिका होती ही होती है। तो कोशिकाओं का बेसिकली ये होता है कि एक छोटे से अमीबा से लेकर ये छोटे से बड़े से हाथी में भी पाई जाती है। तो कोशिका एक जैसे क्लासरूम हो गया, उसमें कुछ बच्चे हो गए, जब कुछ बच्चे होते हैं तो एक यूनिट होती है और उसको सेक्शन में डिवाइड कर देता है और कई सेक्शन मिला के एक क्लास बनता है। तो ऐसे ही जब कोई कोशिकाएं मिलती हैं तो एक उत्तक बनते हैं और उत्तक से अंग और अंग से पूरा शरीर बनता है। तो जैसे कई छोटे छोटे क्लास, छोटे छोटे यूनिट मिला के पूरा क्लास, और क्लास से पूरा स्कूल, पूरा एक सेक्शन बन जाता है और उसके बाद पूरा स्कूल। तो ऐसे क्या देखेंगे, कोशिका, उत्तक, अंग और पूरा शरीर का निर्माण होता है। ये स्लाइडर और स्वान ने बताया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है और सबसे छोटी क्या कोशिका क्या होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग की होती है। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर आप देखेंगे, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग की, शुतुरमुर्ग की होती है। और शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, लगभग 175 mm की होती है ये। और सबसे छोटी कोशिका भी होती होगी, तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। ये लगभग 0.001 mm की होती है और इसे नग्न आंखों से नहीं दिखाया जाता। तो ये सबसे बड़ी कोशिका, ये एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो एक बार इसको देख ले, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि सबसे मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या होती हैं और सबसे छोटी कोशिकाएं क्या होती हैं, और इसके साथ ही साथ लंबी कोशिकाएं भी क्या होती हैं। तो मनुष्य में जो होती है सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु। मनुष्य की बात कर रहा हूं, मतलब स्त्री और पुरुष में दोनों की बात कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु होती है, इसे ओवम बोलते हैं हम। और जो छोटी कोशिका होती है ये स्त्रियों में पाई जाती है, और ये जो है सबसे छोटी कोशिका वो होती है शुक्राणु, शुक्राणु स्पर्म। और इसको देखते हैं दो, एक तो बड़ी हो गई और एक छोटी हो गई। एक लंबी होती है कोशिकाएं, इसका एक अलग ही होता है कि ये लंबी होती है, और ये होती है ब्रेन की कोशिकाएं लंबी होती है। ये न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, न्यूरॉन, इसलिए न्यूरोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं, न्यूरो के डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पुनः निर्माण या कोशिका विभाजन, इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। ये क्या होता है पुनः निर्माण। जब बात की जाती है हमेशा बायोलॉजी में, जूलॉजी में, कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक अपने ही जैसे किसी चीज को बनाना। जैसे ये एक मार्कर हो गया और इसके जैसे ये, तो एक आप देख सकते हैं कि कोई चीज ये है और इसी की जैसे अगर यहाँ बना दिया गया और जो जो चीजें इसमें उपस्थित हैं वो चीजें इसमें भी उपस्थित हो जाएंगी, और तो इसे ही हम कोशिका विभाजन बोलते हैं। तो कोशिका विभाजन जो है सबसे तेज अगर किसमें होता है, तो कोशिका विभाजन अगर होता है सबसे ज्यादा तेज होता है लिवर में होता है। लिवर में होता है, आप अगर लिवर में चोट लग जाए तो बड़ी जल्दी ही ठीक हो जाती है। और सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है, जो सबसे कम कोशिका विभाजन तो होता है ब्रेन में, ब्रेन में होता है। ब्रेन में जो है वही न्यूरॉन मैंने बताया। अगर ब्रेन पे अगर चोट लग जाए काफी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा अगर आप धीरे से मारेंगे तो ये ऊपर चमड़ी है और ऊपर कई सारे परत है तो उतना ज्यादा गहरा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेज से मार दे, अगर न्यूरॉन पे चोट लग जाए तो कोशिका जो है यहाँ विभाजन नहीं होता है और तुरंत लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ एक चीज और दिक्कत होती है कि कोशिका विभाजन अत्यधिक जब होने लगता है, जैसे कहीं अगर मान लीजिए यहाँ चोट लग गया, अंदर चोट लग गया और वहां 100 कोशिकाएं मर चुकी हैं, लेकिन उनको जीवित भी करना है। तो धीरे धीरे जब कोशिकाएं, प्रक्रिया के द्वारा मैं आगे बताऊंगा आपको कि कोशिकाएं, मरी कोशिकाएं जीवित कैसे होती हैं। तो जब कोशिकाएं जीवित होती हैं तो यहाँ अगर चोट लग गया, यहाँ की कोशिकाएं मर गई हैं, तो धीरे धीरे जब अगर ये जीवित होंगी तो यहाँ पर कोशिका विभाजन होगा। और वहां की अगर 100 कोशिकाएं मरी हैं तो 200-300 कोशिकाएं बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 1000, 5000, 1 लाख कोशिकाएं बन गई तो ये धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। फिर इसको सही करने के लिए गामा रेडियोग्राफी की जरूरत पड़ती है।
तो ये रहा मेरा कोशिका विभाजन। सबसे तेज लिवर में होता है और सबसे कम विभाजन जो होता है वो ब्रेन न्यूरॉन में होता है। आज अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और आगे समझेंगे कि इन कोशिकाओं में अंदर पूरा क्या क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।